स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस नए नवेले यूट्यूब चैनल कंटेंट गुरुकुल में, जहां पर हम आज बात करेंगे वन पीस के मंगा सीरीज की। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शो शुरू करें, प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, शेयर। तो चलिए शो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछला एपिसोड जहां से ख़त्म हुआ था, ये एपिसोड वहीं से शुरू हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पहले फ्रेम में हमें बात करते हुए दिख रहे हैं वेगापंक और किजारो। दोनों मिलके इस बारे में बात कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। वेगापंक किजारो से कह रहा है कि द फ्यूचर विल बॉर्न हियर। ये बेसिकली एगहेड आइलैंड के बारे में बात कर रहा है, जो कि फ्लैशबैक की तरह है। तो आप जानते ही हैं कि पिछला जो आइलैंड था वो सीजर ने तबाह कर दिया था, आपको पता ही है कैसे। तो अब यहाँ पर ये जो कन्वर्सेशन चल रही थी, यहीं पर हमने यंग ड्रेक को देखा इसी फ्रेम में। मुझे लगता है कि ये यंग ड्रेक ही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये ड्रेक का पिता भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये यंग ड्रेक ही है, क्योंकि ये फ्लैशबैक चल रहा है और हमें पिछला सब कुछ दिखाया जा रहा है। अब ये जो कन्वर्जेशन चल रही थी इन दोनों के बीच में, उसी कन्वर्जेशन में जो सैटर्न भाई साहब हैं वो बीच में आ गए। उनका कहना था, भाला रुको रुको, ऐसे कैसे, इतनी आसानी से थोड़ी होगा। बेसिकली वेगापंक जो है वो कुमा के ऊपर रिसर्च करके उसके जैसे ही और सोल्जर्स बनाना चाहता था और उसकी पूरी की पूरी एक फौज बनाना चाहता था। लेकिन जो सैटर्न भाई साहब हैं, जो हमारे सैटर्न चचा हैं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि जो कुमा है वो एक सर्टिफाइड पायलट है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम है 296 मिलियन बैरीज का। तो भला ऐसे बंदे के ऊपर भरोसा करके तुम इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे चला सकते हो। तो इसलिए उन्होंने किजारो और वेगापंक के सामने 3 शर्तें रखी, जो अगर कुमा मान जाए या वो तीनों मिलकर मान जाए तो ही इस प्रोजेक्ट पर वो आगे बढ़ने देंगे। तो सैटर्न चाचा की जो पहली शर्त थी उसके मुताबिक जो कुमा है उसको 7 वॉरलॉर्ड्स में शामिल होना पड़ेगा। और लकीली 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक वॉरलॉर्ड की पोजीशन खाली थी, क्योंकि वो हार चुका था और उसे वॉरलॉर्ड की पोजीशन से हटा दिया गया था। बेसिकली वो गायब हो गया था हारने के बाद। और उसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो लूफी भाई साहब हैं उनके बड़े भैया यानी कि एस ने उनको हराया था। अब वो वॉरलॉर्ड कौन था, वो एस से कैसे हारा, उसकी एस से मुलाकात कैसे हुई, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। और आप देखिए दोस्तों, ये एपिसोड चल रहा है 1100, मतलब 1100 एपिसोड चल रहा है, और हमें अब पता चल रहा है कि एक ऐसा वॉरलॉर्ड है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जो पहले वॉरलॉर्ड था, जो एस से हार गया, उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। मतलब इतना सब कुछ हो गया, एस मर भी गया, तो भी वो वॉरलॉर्ड सामने नहीं आया। पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं, वो ऊपर वाला ही जाने, और हमारे जो वन पीस के राइटर्स हैं वो जाने। लेकिन ये जो अपने ओडा भाई साहब हैं वो जाने। लेकिन जरा देखिए, अभी तक हम ये नहीं जानते थे कि 7 वॉरलॉर्ड्स में से पहले एक वॉरलॉर्ड था जिसकी जगह कुमा आया, और अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है। मतलब समझिए जरा, कहानी की आप कंसिस्टेंसी को समझिए। हम लोग इस कहानी को, मतलब क्या कहूँ मैं, बड़ी खतरनाक चीज है यार। ओडा भाई साहब ने बहुत ही तगड़ी चीज बनाई है। तो अब मुद्दे से नहीं भटकते, मुद्दे पे आते हैं। तो कुमा को 7 वॉरलॉर्ड्स में शामिल किया गया, उस एक पोजीशन को भरने के लिए जो पोजीशन एस भाई साहब की वजह से खाली हुई थी। और सटन चचा ने उसके बाद कुमा को वॉरलॉर्ड में भर्ती कराया। सैटर्न की दूसरी जो शर्त थी उसके मुताबिक वेगापंक कुमा को एक ह्यूमन वेपन बनाएगा। बेसिकली वो उसके पूरे शरीर को मॉडिफाई कर देगा और इंसानी पार्ट हटाकर ऑर्गेनिक पार्ट हटा के वहां पर मशीन्स डाल देगा। इस वजह से आपने देखा होगा कि वेगापंक के वजह से कुमा उतना बड़ा और उतना हाईटेक रोबोट बन गया। बेसिकली वो जब क्या नाम है, लूफी की शिप बचा रहा था, उसी टाइम पे हमें पता चला था कि कुमा असल में एक रोबोट है। लेकिन वो पहले एक रोबोट नहीं था, वो एक इंसान ही था। लेकिन सैटर्न चच्चा की मेहरबानी की वजह से, जिन्होंने उसकी जिंदगी को पहले ही काफी बर्बाद कर दिया है, जिनको नहीं पता वो पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं। उन्होंने सैटर्न चच्चा ने कुमा की जिंदगी लगभग खत्म कर दी है। उन्होंने उसकी जिंदगी में कलेश बना दिया। मतलब वो उसकी जिंदगी का सच का शनि है। सैटर्न चच्चा सच का शनि है कुमा की जिंदगी का। और उन्होंने कुमा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और अब उनकी तीसरी शर्त थी कि जो कुमा है वो, उसकी याददाश्त को भी हटा दिया जाए, ताकि वो एक पूरी तरह से गुलाम बन जाए सेलेस्टियल ड्रैगन्स का, वर्ल्ड गवर्नमेंट का, नेवी का, या आप जिसको भी कह सकते हैं। बेसिकली उसे एक गुलाम बनाने के लिए ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था टंचचा के जरिए। ये सब सुनने के बाद जो हमारे वेगापंक साहब हैं वो चिल्ला उठे। वो जोर से बोले कि इस सब करने के बाद इंसान के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। आप उससे उसके शरीर छीन लोगे, आप उससे उसकी भावनाएं छीन लोगे, उसका दिमाग, उसकी याददाश्त, सब कुछ छीन लोगे। हर वो चीज जिसके लिए इंसान जीता है, आप उसे सब कुछ छीन ही लोगे, तो फिर उसके पास बचा क्या। मैं खोज करता हूँ, मैं इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। मेरा मकसद इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ना कि उन्हें बर्बाद करना।
लेकिन जाहिर सी बात है सटन चचा की मर्जी के आगे भला किसकी चली है। कुमा भाई साहब को रोबोट बनना ही पड़ा और सटन चचा के खिलाफ हमारे दिल में और भी ज़्यादा नफरत बढ़ गई इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि पहले ही काफ़ी नफरत बढ़ चुकी है। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ओडा भाई साहब चाहते हैं कि सटन चचा का पैकअप हो और उससे पहले लोगों के दिलों में सटन चचा के लिए ढेर सारी नफरत पैदा हो। ठीक वैसे ही आप इसका आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों। जब वानो आर्क चल रहा था, अभी भी चल रहा है मतलब एनिमेशन में तो, लेकिन जब वानो आर्क चल रहा था तब उसमें भी काइडो को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद हमें ये दिखाया गया कि वानो में काइडो ने कितना उत्पात मचाया था, क्या-क्या तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से हमारे अंदर काइडो के लिए नफ़रत जाग गई और वो नफ़रत फिर धीरे-धीरे और बढ़ाई गई। मतलब आप देखो वानो की जो लड़ाई थी उसको कितना लंबा खींचा गया एपिसोड वाइज़ और उस लड़ाई के दौरान भी बहुत सारे फ्लैशबैक्स दिखाए गए। अलग-अलग लोगों के, काइडो के भी फ्लैशबैक दिखाए गए। लेकिन उसके बावजूद हमारे दिलों में काइडो के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत थी क्योंकि उसने वानो के लोगों के साथ बहुत बुरा किया था। तो फिर जब काइडो मरा तो हमें बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। वो जो पंच वन पीस में लूफ़ी मार रहा था काइडो को, हमारा दिल क्या चाह रहा था कि वो पंच सच में काइडो को लगे और वो सच में ज़मीन के अंदर धँस जाए। और इसी वजह से ये जो वन पीस की जो मांगा सीरीज़ है या एनिमेशन है वो इतनी सक्सेसफुल है। क्योंकि कहानी को ये लोग बहुत एट द टॉप रखते हैं। मतलब कहानी इस पूरी सीरीज़ की जान है, इसलिए इतना लंबा चलने के बावजूद अब तक टिकी हुई है। इसके बाद आता है इस चैप्टर का सबसे इमोशनल पार्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुमा कहता है कि जब तक बोनी ठीक हो सकती है, तब तक मुझे हर शर्त मंज़ूर है। दोस्तों इसके बाद मैं क्या कहूँ? मतलब दिल में छू जाने वाली बात है ये। ख़ैर आगे बढ़ते हैं। बोनी के बीमारी को ठीक होने में लगेंगे 6 महीने। उसके बाद उसे धूप में चलने लायक होने में यानी कि रिकवरी में और 1 साल लगेगा। और हमारा जो कुमा है, उसकी जो मॉडिफ़िकेशंस है, उसे पूरा होने में 2 साल और लगेगा। यानी कि 1 साल 6 महीने और उधर 2 साल, 24 महीने और 18 महीने। यानी कि दोनों का जो वक़्त है, दोनों उस टाइम पर वर्ल्ड गवर्नमेंट की फैसिलिटी में रहेंगे। लेकिन उसके बाद जब वो हो जाएगी, जैसे कि बॉडी ठीक हो जाएगी और कुमा का मॉडिफ़िकेशन हो जाएगा, उसके बाद भी जो बोनी है, वो कभी कुमा को नहीं देख पाएगी और कुमा कभी बोनी को नहीं देख पाएगा। वैसे भी मॉडिफ़िकेशन के बाद कुमा बोनी को भूल ही जाएगा और ये भी हमारे सटन चचा की ही एक और शर्त है, उनकी कई शर्तों में से एक और ज़ाहिर-सी बात है, हमारे कुमा को वो शर्त भी मंज़ूर है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ओडा चाहता है कि सैटर्न की मौत में कहीं न कहीं हमारे जो भाई साहब हैं, कुमा भाई साहब, इनका हाथ हो। क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सैटर्न भाई साहब ने कुमा की ज़िंदगी में को सच में बर्बाद कर दिया। वो उसकी ज़िंदगी का सच का शनिच्चर है। तो अब आते हैं फिर से कहानी पर। तो हम देखते हैं कि आगे कि कुमा और बोनी दोनों का साइड टू साइड इलाज चल रहा है इस फ्रेम में। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो उमित शिपिंग्स है वो कार्गो को कुछ सामान लेकर आ रहा है। उमित वही है दोस्तों, वो कैरेक्टर, वो बढ़िया कैरेक्टर जो इनवाइट किया गया था बिग मंक के जरिए उस शादी में, जहां से फिर लूफी ने अपने दोस्त को बचाया था। वही शादी थी। आप देखो जरा डिटेल्स को देखो। उस शादी में वो एक शिपिंग मैग्नेट है वैसे। उस शादी में वो बिग मम के लिए तोहफा भी लेकर गया था और उस शादी को फिर जाहिर सी बात है वन पीस के हमारे मेन कैरेक्टर लूफी और उनके क्रू ने बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आप देखो कि डिटेल्स को, कि मतलब उस कैरेक्टर को वहां से किसी को याद भी नहीं होगा वो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को वहां से घसीट के यहाँ लाया गया है और उसकी शिप को दिखाया गया। वो कार को लेके पहुंचा है। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी और उनके स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की पूरी टीम मिलकर पार्टी कर रहे हैं। वो लोग दबा के खा रहे हैं और नाच गा रहे हैं। और उसी में हम ये भी देखते हैं अगले फ्रेम में कि कुमा, किजारो, वेगापंक, बोनी और उसके साथ के सभी साथी मिलकर नाच रहे हैं। दोस्तों ये वही डांस है जो कुमा को उसके पिता ने सिखाया था। ये वही निक्का डांस है, वही फेमस वाला डांस। तो सब मिलकर नाच गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, मतलब इंजॉय कर रहे थे, फुल ऑन इंजॉय। इस डांस वाले सीन को देखने के बाद मेरा यह मानना है दोस्तों कि किजारो इन फ्यूचर लूफी के क्रू को या हमें सबको ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि आप देखिए सेंटोमानो, वेगापंक, ये सब इस तरफ आ ही गए हैं। वो सब ने सैटर्न से हार मान ली है, सेलेस्टियल ड्रैगन से हार मान ली है। लेकिन किजारो जो है वो अभी तक ऑफिशियली भर्ती नहीं हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो भर्ती होगा। क्योंकि आप देखो किजारो ने हर उस इंसान को चोट पहुंचाया जिससे वो प्यार करता था। फ्लैशबैक के जो सीन्स हुए, जो पिछले चैप्टर्स हुए, उसमें आप देख सकते हैं कि उसने हर उस इंसान को चोट पहुंचाई जिससे वो चाहता था, जो उसके करीब था, जिससे उसने बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का गम, इस चीज़ का दुख उसके दिल पर है। वो छाती में लिए ये सब इतने सालों से घूम रहा है और उसे पछतावा है, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा है।
और वो जानता है कि वो सजा के काबिल है, लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन की सजा के काबिल नहीं, या सैटर्न की सजा के काबिल नहीं, बल्कि उन लोगों के सजा के काबिल है। वेगापंक, सैंतामानो, बोनी, कुमा, इन सब से वो सजा चाहता है। लेकिन जाहिर सी बात है वो सजा देंगे नहीं, क्योंकि वो सब मिलकर नाच रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जो हमारा किज़ारो है वो ज़रूर मदद करेगा इन लोगों की यहाँ से निकलने में। उसके बाद हम देखते हैं कि बोनी जो है अपना इलाज करवा के वहाँ चली जाती है। कुआं भी कुछ समय के बाद मॉडिफाई होकर वॉरलॉर्ड्स में शामिल हो जाता है। जिसके बाद सभी वॉरलॉर्ड्स को बताया जाता है, जो सभी 6 के 6 वॉरलॉर्ड्स हैं, उनसे को बताया जाता है कि कुमा अब 7वां नया वॉरलॉर्ड होगा। उसके बाद हमें सबके रिएक्शन देखने को मिलते हैं। डॉन कीहोते दो-फ्लामिंगो कहता है कि ये खतरनाक विलन है, जो हमारे क्या नाम है, मिस ऑल संडे क्रोकोडाइल्स जो है, वो कहते हैं कि हमें अपने सभी दुश्मनों को देखना होगा मिस ऑल संडे। हमें ड्रैगन और मीहॉक के भी रिएक्शन दिखाए जाते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि वो कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको पता है कुमा के साथ क्या हुआ है। कुमा काफ़ी जगह घूम चुका है, वो काफ़ी लोगों से मिल चुका है, उन्हें पता है कि कुमा के साथ क्या क्या हुआ था और वो वॉरलॉर्ड क्यों बना। इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते। आगे हम देखते हैं कि लूफ़ी और साबो और हमारा एस, वो सब जिंदा हैं, सही सलामत हैं, हंस खेल रहे हैं। उसी दौरान हम अलविदा को भी देखते हैं और उसका रिएक्शन भी देखते हैं। वो कोबी से पूछ रहा है, नहीं सॉरी, पूछ रही है कि ये वाइट बियर्ड जैसा लग रहा है, उसके जैसा लंबा तगड़ा है, बताओ इसमें से और मुझ में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। जाहिर है वो उससे डर जाता है और बोलता है कि आप ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उमा बोनी को लेटर्स लिख रहा है, और पता नहीं वो लेटर्स कभी बोनी को मिले कि नहीं मिले। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है, एक कमांड आता है, और वो पूछते हैं कुमा से कि कुमा कहाँ है, और कुमा बताता है कि वो ईस्ट ब्लू में है, वही इलाका जहाँ पर लूफी का जन्म हुआ। तो वो वहाँ क्यों है? मेरा अंदाजा ये कहता है कि क्योंकि वो ड्रैगन का बेटा है, और ड्रैगन एक पिता होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सकता, अपनी कुछ मजबूरियाँ होंगी। जाहिर सी बात है, सरकार का इतना बड़ा विद्रोही है, तो सरकार तो उसे तुरंत ढूंढ के मार देगी, तो इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल से उसने कुमा को भेजा होगा, या कुमा खुद गया होगा लूफी का ध्यान रखने दूर से ही, ताकि वो लूफी की हिफाजत कर सके, ताकि कोई ये ना जान सके बेसिकली कि ड्रैगन का बेटा है लूफी। तो आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल।